शुरुआत करते हैं इस वक्त एशियन मार्केट से। और जो शुरुआत है वो मिली जुली देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी इस वक्त सपाट है, लाल निशान में कारोबार कर रहा है। करीब 20,057 के लेवल्स इस वक्त दिखाई दे रहे हैं गिफ्ट निफ्टी में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हांगकांग के बाजार हरे निशान में है, करीब 0.5% ऊपर। कोरिया के बाजार लाल निशान में है। जापान के बाजार भी लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। चीन के बाजार हल्की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो इस वक्त मिलीजुली शुरुआत दिखाई दे रही है एशियन मार्केट से। लेकिन ग्लोबल बाजार के क्या हाल हैं, एक बार इसका अपडेट ले लेते हैं। और हमारे साथ विश्व मोहन जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। एशियाई बाजारों की जैसी आपने बात की, मिले जुले कारोबार वहाँ पे हो रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी की भी बात करें तो सपाट है, लेकिन अमेरिकी बाजारों पर कल दबाव दिखा था। हालांकि डाउ में तो ज़्यादा नरमी नहीं दिखी थी, लेकिन नैस्डैक जितने भी दिग्गज आईटी कंपनियों से दबाव की वजह से, टेक कंपनियों की दबाव की वजह से नैस्डैक में 1% से ज़्यादा की गिरावट दिखी। एप्पल, जहाँ पे एप्पल 15 लॉन्च हुआ, लेकिन उसके बाद भी 0.25% के आसपास की गिरावट एप्पल के शेयर में दिखी। लेकिन खबर वहाँ पे लॉन्च वाली नहीं थी। वही जो चाइना की टेक कंपनी है, वो अपने मेट 60 का जो शिपमेंट है वो 20% तक सेकेंड हाफ में बढ़ाने वाले हैं। तो वो उस खबर से यहाँ पर एप्पल पर दबाव दिखा, करीब 0.25% गिरकर बंद हुआ शेयर। बाकी आज पूरे ही बाजार की नज़र अगस्त महीने के जो सीपीआई के नंबर्स यूएस में आने वाले हैं वहाँ पर रहेगी। वहाँ किस तरह के महंगाई के नंबर आते हैं, और अब तक का अनुमान यही है कि जुलाई के मुकाबले महंगाई ज़्यादा आ सकती है, और जो कोर इन्फ्लेशन है उस पर फूड का और साथ ही एनर्जी प्राइसेस का भी दबाव दिख सकता है। तो ये एक चिंता का विषय है, और इन्फ्लेशन को लेकर चिंता है। जो इन्फ्लेशन में जो महंगाई है, जो उसमें स्टिकनेस देखने को मिल रही है, जो अब जिस लेवल के आसपास ही घूम रहा है वहाँ से नीचे लाना सबसे बड़ा चैलेंज है। हालांकि बाजार अनुमान लगाकर यही चल रहा है कि सितंबर की बैठक, जो अगले हफ्ते जो बैठक होगी 19 और 20 सितंबर को, वहाँ पर फेड ब्याज दरें नहीं बढ़ाएगा। लेकिन आगे की कमेंट्री को लेकर चिंता है, क्योंकि नवंबर की बैठक को लेकर अब जितने भी ट्रेडर्स हैं वो ज़्यादातर ट्रेडर्स मानने लगे कि हो सकता है कि 0.25% की दरें और बढ़ाई जाए। लेकिन पूरी तरह से इकोनॉमिक डेटा यहाँ से किस तरह के रहते हैं वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल होगा। अब बात करते हैं यूरोपियन बाजारों की। वहाँ पर भी मिला जुला कारोबार ही देखने को मिला। डैक्स में, कैक में हल्की कमजोरी देखने को मिली। लेकिन जो कल यूरोपियन सेंट्रल बैंक की ईसीबी की बैठक है, वहाँ पर ब्याज दरें 0.25% बढ़ोतरी की संभावना लग रही है। 50-50% है। ट्रेडर्स को लग रहा है कि 0.25% ईसीबी ब्याज दरें बढ़ा सकता है, और ब्याज दरों को बढ़ाकर 4% कर सकता है। यूके को लेकर चिंता है। वहाँ पर बेरोजगारी दर भी हालांकि स्थिर थी, लेकिन वो अभी भी ज़्यादा है, 4.3% के आसपास है। साथ ही वहाँ मॉर्गेज अरियर्स जो लोन है वो 7 साल की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। तो यूरो बाजार को लेकर ये चिंता है। और अन्य संकेतों की बात करें तो सबसे बड़ी चिंता है वो है महंगाई की, और महंगाई पर जो दबाव बना रहा है वो है कच्चा तेल, जो 10 महीने की ऊंचाई पर है, और 10 महीने की फ्रेश ऊंचाई पर अब पहुंच गया है। $92 के ऊपर हमने कल देखा, और आज भी उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। ओपेक को भी लग रहा है कि सप्लाई की चिंता है। डिमांड FY23 के बाद अब FY24 में भी ज़्यादा ही रहने वाले हैं। साथ ही लीबिया के कई सारे ऐसे पोर्ट हैं, टर्मिनल हैं, जहां पर तूफान की वजह से वहां से सप्लाई बंद है। तो सप्लाई की चिंता है, डिमांड भी बढ़ रहे हैं। चाइना से भी जो नंबर्स आए हुए थे क्रूड इंपोर्ट के, वो काफ़ी ज़्यादा थे, हमने देखे थे। तो ये सारी चिंता है वो क्रूड को भी सपोर्ट कर रहे हैं। डेटा भी क्रूड को सपोर्ट कर रहे हैं, और कच्चा तेल लगातार बढ़ रहा है। ये एक बड़ी चिंता है। डॉलर में हल्की तेजी आज दिख रही है, 104 के ऊपर डॉलर इंडेक्स है। बॉन्ड यील्ड 4.3 के आसपास ही स्थिर है। तो इस तरह के संकेत अभी मिल रहे हैं। कह सकते हैं मिले जुले संकेत है घरेलू बाजार के लिए। चिंता सबसे बड़ी क्रूड ही है। तो कच्चे तेल में जो तेजी आ रही है इस वक्त 92 के पास आ चुका है। ये एक सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि इससे महंगाई के आंकड़ों पर भी असर पड़ सकता है। और अब आज आएंगे सीपीआई के आंकड़े, और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा देखना कि अभी तक जो तेज़ी आई है कच्चे तेल में, खाने पीने के दाम में, उसका कितना असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है महंगाई पर। ये काफ़ी क्लोजली वॉच करना होगा, क्योंकि अब उसके बाद फेड की बैठक भी होगी। तो ज़्यादा कुछ नेगेटिव सरप्राइज आया तो उसका असर फेड के फैसले, पॉलिसी पर भी पड़ सकता है, उनकी कमेंट्री पर भी पड़ सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाले 2-4 दिन, जो कि बाजार के दिशा को तय करेंगे। तो इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल बाजार में ग्लोबली एक नर्वसनेस का माहौल है। कच्चा तेल एक बड़ी चिंता इस वक्त नजर आ ही रहा है, और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ब्याज दरों में जो बढ़त का डर है उसके चलते टेक शेयरों में भी दबाव इस वक्त हम देख रहे हैं।
विश्वमोहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सारे डिटेल्स हमारे लिए लाने के लिए। तो इस वक्त जो संकेत हैं ग्लोबल मार्केट से वो कमजोरी के ही हैं हल्के। एक बार एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े भी देख लेंगे और उसके बाद हम समझेंगे कि भारतीय बाजारों में आज क्या करें। कैश मार्केट में एफआईएस ने बिकवाली की कल 1047 करोड़ का आंकड़ा है और डीआईएस की तरफ से हल्की खरीदारी का आंकड़ा नजर आ रहा है 250 करोड़ का। इंडेक्स फ्यूचर में 1106 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है, इंडेक्स खरीदारी का आंकड़ा है, और इंडेक्स ऑप्शन में करीब करीब 27,000 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा इस वक्त नजर आ रहा है। तो इन तमाम आंकड़ों को आज के लिए कैसे रीड करें और आज के लिए निफ्टी के अहम स्तर क्या होंगे, ये समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। कल अगर मार्केट के अगर आप ट्रेड देखें तो कुल मिला के एक लाइन में ये मैं बोल सकता हूँ कि लेवल्स पाना अलग बात है, लेवल्स को टिकाना दूसरी बात है। तो मार्केट ने 20,000 के लेवल को तो पा लिया, लेकिन उसको टिकाने में जो एक वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलती है वो कल के सेशन में देखी, ये आज के सेशन में भी रहेगा और हो सकता है आने 1 से 2 दिन वाले सेशन में रहे। उसकी 2-3 बड़ी वजह है। पहली बड़ी वजह है, एक तो एक क्रिटिकल लेवल आने के बाद हाथ बदला होता है, यानी कि चेंज ऑफ हैंड्स होते हैं। काफी सारे लोग सिस्टम से बाहर जाते हैं और काफी सारे लोग सिस्टम के अंदर नए तरीके से मार्केट के अंदर एंटर करते हैं। पहला पॉइंट तो ये जिसमें चर्निंग होती है और टिपिकल इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि एफआईएस की जो होल्डिंग है वो लगातार बढ़ रही है। अब 63% अराउंड उनकी लॉन्ग होल्डिंग हो चुकी है और इस सीरीज की शुरुआत में वो 45% की एवरेज पे बैठे थे। तो डेट में जिन्होंने 20-22% करीब करीब अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है, जो कि काबिल तारीफ है, जिसकी वजह से आप इतना जोर का एग्रेशन मार्केट के अंदर देख पा रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कल आईटी के अंदर पार्टिसिपेशन हमको वापस से आते हुए दिखा है मार्केट के अंदर। तो चर्निंग के अंदर लीडरशिप वापस थोड़ी लौटी है। बैंक के बाद दूसरा बड़ा प्लेयर आईटी है, तो आईटी वो आया है कल वापस से। तो मार्केट में ये चीज तो तय है, एफआईएस की होल्डिंग चेक करने के बाद, आईटी का पार्टिसिपेशन देखने के बाद और मार्केट के 20,000 के रिदम के आसपास ही क्लोज करने के बाद कि बाजार में किसी भी डिप को बॉट किया जाएगा। क्या ये डिप आएगा कि नहीं आएगा, तो इसका जवाब है आ सकता है। वो इसलिए आ सकता है क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी बैक टू बैक होगी। कल हमने राउंड के अंदर, फर्स्ट राउंड के अंदर तेजी, सेकंड राउंड के अंदर अनवाइंडिंग का प्रेशर भी दिखा। तो कोई भी डिप 19,800 19,900 तक का आता है तो वो बॉट होगा और हो सकता है ऊपर जाते समय हम इस मंथ के एंड तक निफ्टी को 20,200 से 20,300 तक की रेंज में भी देख सकते हैं इस सीरीज के एंड में। अगर आप बात पूछें, आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर भी कुछ कुछ यही सिनेरियो है। हम 45,500-600 के आसपास आके क्लोज कर रहे हैं। 40,000 हमारे लिए एक टफ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी हाई है कि वो भी पहुंच सकता है। अमूमन मार्केट के अंदर आईटी वर्सेस बैंक चलता है, इसलिए अगर आईटी ज्यादा चलेंगे तो बैंकिंग में आप ट्रेड ही मत कीजिएगा, तो आप निफ्टी में ट्रेड लीजिएगा, क्योंकि आईटी निफ्टी का पार्ट है। और दूसरा, बैंक निफ्टी ने अपना काम कर दिया ऑलरेडी निफ्टी को ऑल टाइम हाई लगाने का, तो इसलिए बैंक निफ्टी में ज्यादा एग्रेशन शायद नहीं रहे, अभी एक डिफेंसिव वाला रोल प्ले करेगा। दूसरी बात, ऑप्शंस में अगर आप काम करना चाहते हैं तो बी अवेयर, थोड़ा सा ध्यान रखें। कल भी कॉल और पुट दोनों तरफ की प्रॉब्लम्स हुई हैं, दोनों तरफ के लोगों को नुकसान काफी हुआ है क्योंकि मार्केट ने शेक किया था। तो थोड़ा सा सावधान रहें, ऑप्शन से दूर रहें, सीधा सीधा फ्यूचर्स में अगर पोजीशंस लेना चाहते हैं तो बाइंग और डिप्स करें। एट प्रेजेंट खरीदारी करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, यानी कि रिस्क वर्ड उतना ठीक नहीं होगा। बिल्कुल। तो खरीदारी करना थोड़ा रिस्की हो सकता है और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कुछ समय तक बाजार में मुनाफा वसूली का जो सेशन है वो आगे भी जारी रह सकता है। डिम्पी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो ये आपके स्क्रीन पर कुछ अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल चल रहे थे बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसी रेंज में बाजार रह सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करने का निर्णय लीजिए। चाहिए तो अभी फिलहाल अवॉइड करें क्योंकि काफ़ी रिस्की बेट हो सकता है। कल एक्सपायरी भी है तो उस पर भी हमारा फोकस रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो मार्केट तो हमने समझा, मार्केट के लेवल्स हमने अभी आपको बताए, लेकिन ऐसे में रणनीति क्या अपनाएं बाजार पर और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी समझ लेते हैं। हमारे साथ एंजल वन के देवांग शाह जुड़ चुके हैं इस पर फोन लाइन पर। देवांग, गुड मॉर्निंग। क्या करें आज मार्केट में, क्या ट्रेड कोई लेना चाहिए और किन शेयरों में ट्रेड करें, ये भी बताइए। गुड मॉर्निंग। तो बात करें फर्स्ट निफ्टी की। निफ्टी में ओवरऑल अभी चार्ट स्ट्रक्चर हमने देख रहे पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। डेफिनेटली कल हमने एक यहाँ पे रेंज बाउंड सेशन देखा था, बट बाय एंड डिस्क की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। जहां तक लेवल्स की बात करें, निफ्टी फ्यूचर के सपोर्ट है 19,850 एंड रेजिस्टेंस है 20,150।
जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक में बात करें, फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा एचसीएल टेक्नोलॉजी। हमने देखा है कल आईटी सेक्टर्स में, आईटी स्टॉक्स में हमने काफी अच्छा एक मोमेंटम देखा था। हमें लगता है कि एचसीएल टेक यहाँ से, और एचसीएल टेक का जो चार्ट स्ट्रक्चर है पॉजिटिव है, हाइट ऑफ हायर बॉटम स्ट्रक्चर में, तो एचसीएल टेक खरीदने की सजा रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 1264, टारगेट है 1312। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा डिविस लेबोरेटरी। डिविस लेबोरेटरी की बात करें तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक रिवर्सल पैटर्न देखने मिला है स्टॉक के अंदर। हमें लगता है कि इसमें भी अभी भी अपसाइड देखने मिल सकता है। स्टॉप लॉस रखना है 3720 और टारगेट है 3890। ठीक है, तो ये है दो स्टॉक्स देवांग की तरफ से, डिवीज लैब, एचसीएल टेक, दोनों में खरीदारी करने का ट्रेड आप ले सकते हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए बाजार पर। आगे कुछ और भी आइडियाज हम आपसे शेयर करेंगे, लेकिन फिलहाल एचसीएल टेक, डिवीज लैब, दोनों में खरीदारी करने की सलाह। देवांग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। अब